हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग वांगजी से कहता है कि अब मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। दरअसल बात ये है लंजा कि मेरे पास गोल्डन कोन नहीं है, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। सुनते ही लंजा शॉक हो गया था। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे ऐसे देखकर विहिंग उसे चुप कराते हुए कहता है, लंजा रो मत। मुझे डर था कि लोगों को पता चल जाएगा मेरे पास गोल्डन कोन नहीं है, इसीलिए मैं सभी को खुद से दूर कर रहा था। वांगजी कहता है, पर विहिंग कैसे? तुमने कैसे अपनी गोल्डन कोर खो दी? क्या ये वैन जूलियो ने किया था? इस बात पर विहिंग ने नहीं में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं। क्या तुम्हें याद है वैन किंग जो उस टाइम की सबसे अच्छी डॉक्टर थी? जियांग चैंग ने अपनी गोल्डन कोर खो दी थी, इसीलिए मैंने उसे अपनी दी वैन किंग की मदद से। लेकिन उसके बाद ही मुझे वैन जूलियो ने यूरियर माउंट्स में फेंक दिया था। ये बोलते हुए विहिंग की आंखों में आंसू थे और वांगजी अपनी आंखों में उदासी लिए उसे देख रहा था। अब वांगजी कहता है, आई एम सॉरी विहिंग, मुझे ये पता होना चाहिए था या एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होना चाहिए था कि तुम रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। अब कुछ देर तक वो दोनों साइलेंट रहे। ही वांगजी सोच रहा था, चाहे कुछ भी हो, विहिंग उसकी फीलिंग्स को समझे या ना समझे, विहिंग उसे प्यार करता हो या ना करता हो, वो विहिंग के साथ खड़ा होगा। इस बार वो विहिंग को अकेला नहीं होने देगा। वो हमेशा विहिंग के साथ रहेगा, चाहे उसे विहिंग का सिर्फ दोस्त बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। अब वांगजी बहुत ही हिम्मत करके और अपने गर्म कानों के साथ विहिंग से कहता है, विहिंग, मैं जानता हूँ ये राइट टाइम नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि मैं अगर अभी नहीं बोल पाया तो फिर कब बोलूँगा। तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। विहिंग भी सीरियस होकर वांगजी को सुनने लगता है। वांगजी ने विहिंग की आंखों में आंखें डाल के बोला, विहिंग, मैं तुम्हें अपने सोलमेट की तरह देखता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी आने वाली पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी बिताओगे? कहते हुए वांगजी के गाल और उसके ईयर्स बहुत ही रेड हो गए थे। ये सुनने के बाद विहिंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी आंखें ट्यूबलाइट की तरह कभी खुल रही थी तो कभी बंद हो रही थी। ये सब देखकर वांगजी को हंसी आने लगी, क्योंकि विहिंग को चुप देखना एक नॉर्मल बात नहीं है। कुछ टाइम बाद जब विहिंग अपने सेंस में वापस आया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके गाल लाल होने लगे हैं और उसका फेस हॉट होने लगा है। अब विहिंग कहता है, लंजा, मैं भी हमेशा से तुम्हें अपने सोलमेट की तरह देखता हूँ। शायद इस बार हम दोनों कुछ बेटर डिसीजन ले पाएँ। मैं भी अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सब सुनकर वांगजी के फेस में एक सॉफ्ट स्माइल आ गई, जिसे देखने के बाद विहिंग फिर से स्पीचलेस हो गया, क्योंकि वांगजी को मुस्कुराते हुए विहिंग ने पहली बार देखा था। फिर से उन दोनों के बीच में साइलेंस आ गया। वांगजी फिर से उन दोनों की कप में चाय डालता है। चाय पीने के बाद विहिंग कहता है, तो अब हम क्या करेंगे? मैं फिर से अपनी गोल्डन कोड नहीं खोने वाला। मुझे इस बार तुम्हारे और अपने सेक्ट को जलने से बचाना है। मुझे अंकल और आंट लू को बचाना है, सीजे और उनके हस्बैंड को भी। मैं इस बार कुछ भी खराब होने नहीं दे सकता। तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस बात पर वांगजी कुछ देर के लिए साइलेंट रहा। अब वांगजी कहता है,
हमें शादी कर लेनी चाहिए। से तुम अपनी सेक्ट से अलग हो सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। इस बात पर विहिंग थोड़ा सोचता है और कुछ देर के पॉज के बाद वो पूछता है, पर तुम्हारे अंकल क्या हमारी मैरिज के लिए अग्री करेंगे? विहिंग की इस बात पर वांगजी ने कहा, हमारी सगाई हो गई है। ये पूर्वज लैन ली के सामने कहते हुए शर्म के मारे वांगजी के कान जल रहे थे। सुनते ही विहिंग शॉक हो गया था। अब वो चौंकते हुए कहता है, लंजा, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या हम पहले से एंगेज थे? मैं कितना स्टूपिड हूँ, मुझे लगा कि तुम म्या म्या को पसंद करते हो। ये कहने के बाद विहिंग चकल करने लगा। इस बात पर वांगजी ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, मैंने म्या म्या को पसंद नहीं किया था। वांगजी का फेस देखकर विहिंग की हंसी छूट गई। तभी विहिंग कहता है, हाँ लंजा, अब ये मुझे पता है, पर अब ये बताओ कि हम करेंगे क्या? वांगजी कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, पर हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए। अब विहिंग उससे पूछता है कि आइडिया क्या है। तब वांगजी ने उसे कहा, हम दोनों अपने सेक्ट से अलग हो जाते हैं, पर उससे पहले हमें उसको मजबूत करना होगा। तुम तालिस्मान बनाने में माहिर हो। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। जो कुछ पहले हुआ है ये जानते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर फहीम थोड़ा सोचने लगा और सोचते हुए अपनी नोच को रब करने लगा। वहीम कहता है, हाँ मेरे पास कुछ तालिस्मान हैं, पर हम जाएंगे कहाँ? और वॉर का क्या जो होने वाली है? वांगजी कहता है, तुम पहले भी ब्यूरियल माउंट में रह चुके हो, तो हम वहाँ रहेंगे। हम अपने सेक्ट से अलग होकर इस वॉर में काम करेंगे। हो सकता है हम वैनकिंग को भी मनाएं और उसे उसके परिवार को यहाँ से कहीं सेफ जगह में ले जाने को कहें। हम थोड़ा खोजबीन करें तो हम उनके लिए ब्यूरियल माउंट से ज़्यादा सेफ जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ वो अपना गांव बसा सकें। वांगजी की इस बात पर विहिंग ने कहा, सही कहा, हमें लेक्चर ख़त्म होने से पहले ही ये सब प्लान करना होगा, एक प्रॉपर प्लान, क्योंकि मुझे इस बार अपनी फैमिली और वैन क्लैन को मरने नहीं देना है। विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू लंजा। जिस पर वांगजी कहता है, हम दोनों के बीच में थैंक यू और सॉरी की कोई जगह नहीं है। क्लासरूम में जो भी वैन कुरेन ने विहिंग के साथ किया था उस बारे में लैन सिचैन ने भी सुन लिया था और साथ ही में वांगजी के बिहेवियर के बारे में भी। लैन कुरेन ने जो भी विहिंग के साथ किया वो सिचैन को भी पसंद नहीं आया था। मानता है कि विहिंग थोड़ा शरारती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अंकल उसे टारगेट करें। लैन सिचैन सोच रहा था, वांगजी ने अंकल को रूल्स के बारे में याद दिलाकर सही किया। साथ ही में वांगजी ने ये भी सुना था कि वांगजी विहिंग को कहीं और ले गया है, क्लासरूम से बाहर। इसीलिए वो भी जिंगशी की ओर आया था। इससे पहले कि वो जिंगशी का दरवाज़ा खटखटाता, उसने विहिंग और वांगजी की बात सुन ली थी। वो जानता है कि किसी की बात सुनना सही बात नहीं है, पर उन दोनों के बीच में चल रही कॉन्वर्सेशन से वो क्यूरियस और कंफ्यूज हो गया था। इसीलिए वो उन दोनों की बातें सुनने लगा। लेकिन उसकी दिल की धड़कन उस वक्त रुक गई जब वांगजी ने कहा कि उन दोनों को अपने सेक्ट से अलग होना होगा। इस बात पर लैन सिचन कंफ्यूज हो गया था और डर गया था कि वांगजी उनके सेक्ट से अलग क्यों होना चाहता है। उसने ये भी सुना कि विहिंग अपनी गोल्डन कोर खो चुका था और साथ ही में ये भी कि उसका छोटा भाई शादी करना चाहता है, वो भी इस नटखट वुशान से। सुनने के बाद वो हंगशी की ओर चला गया। वो सोच रहा था कि उन्हें इन दोनों लड़कों से बात करनी होगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर जियान चैंग था जो गुस्से में उबल रहा था, ये सोचकर कि उसके भाई को सेकंड लैंड मास्टर कहाँ ले गए। का दिमाग खराब हो रहा था ये सोचकर
कि कहीं उन्होंने उसके छोटे भाई को हर्ट किया या उसे मार दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहीं वो सोच रहा था कि विहिंग वांगची के साथ इतनी आसानी से चला भी गया। उसे विहिंग पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था बस ये एक बार आ जाए तो वो विहिंग की टांगें तोड़ देगा। लेकिन उन दोनों को गए हुए काफी टाइम हो गया था, जिससे जियान चैंग अब वरीड होने लगा। वहीं दूसरी ओर हुईशांग था, जो अपने पंखे को घुमाते हुए क्लाउड रेसेस में घूम रहा था। कुछ देर पहले क्लासरूम में जो भी हुआ वो अभी भी उसके दिमाग में चल रहा है। वो सोच रहा था जिस तरह से सेकंड मास्टर ने अपने अंकल से बात करी, पक्का विहिंग और वांगची के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन वो उन दोनों के बीच में अपनी टांग नहीं घुसाना चाहता। उसे इतना तो पता चल गया था विहिंग और वांगची के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे बहुत कुछ बदलने वाला है। जिस तरीके से सेकंड मास्टर ने विहिंग से माफ़ी मांगी और अपने अंकल से लड़ गए, ये कोई मामूली बात तो नहीं। जानता है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे ये नहीं पता कि उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। ये बात उसे फ्रस्ट्रेट कर रही थी। जी विहिंग को न जाने कहाँ ले गया था। ये बात भी उसे खाई जा रही थी, क्योंकि वांगजी और विहिंग काफ़ी देर से लापता थे। उसे लग रहा था कि क्लाउड रेसेस में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो दोनों प्राइवेटली बात कर सकते हैं। तभी उसे याद आया कि ये वांगजी का रूम होगा, जहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। तभी वो सोच रहा था ऐसे या वैसे वो पता लगा ही लेगा कि आखिरकार बात क्या है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अगली सुबह वी भूषण जब उठा वो अभी भी अचंभे में था। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो पास्ट में वापस आ गया है, दूसरा कि वो मर गया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लंजा भी मर गया है। लेकिन वो मरा कैसे, उसके साथ क्या हुआ था, और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि वो अब क्या करने वाले हैं। वो सोच रहा था क्या वो अब अपने सेक्ट से अलग हो जाएंगे। अगर उन्हें अपने सेक्ट को छोड़ा तो उन दोनों को रहने के लिए जगह की ज़रूरत होगी। ये सब सोचते हुए ही विहिंग का सर चकरा रहा था। कुछ देर बाद अब वो उठता है। उसने ड्रेस चेंज करी। जियान चैंग अभी वहाँ से जा चुका था। वो सोच रहा था कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है और हमेशा ही इतना ही प्यार करेगा। वो नहीं चाहता कि उसका भाई पहले की तरह उससे नफरत करे। वो बस दुखी था कि वो अपनी सिजे को फिर कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अपने सेक्ट को छोड़ रहा था। लेकिन वो खुश था कि उसकी सिजे जिंदा रहेंगी और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहेंगी। विहिंग के लिए यही बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वो ड्रेस चेंज करता है और डाइनिंग रूम की ओर चल देता है। वहाँ वो जियान चैंग के बगल में जाके बैठ गया था। जैसे ही वो जियान चैंग के बगल में बैठा, जियान चैंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो और कल क्या हुआ था। विहिंग जवाब दे पाता इससे पहले खाना लग गया और वो लोग खाने लगे। ही दूसरी ओर वांगजी हमेशा की तरह टाइम से उठ गया था और अपने रूटीन को फॉलो करने लगा। अपने डेली रूटीन को कंप्लीट करने के बाद वांगजी 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन हो जाने के बाद वांगजी ने उन्हें अब क्या क्या करना है इसकी एक लिस्ट बनाई। सबसे पहले उन्हें इंग आयरन को लेना होगा, दूसरा उन्हें कोल्ड स्प्रिंग को छुपाना होगा और तीसरा उन्हें वैंस के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी और चौथा उसे वैन किंग को मनाना होगा और वैन किंग से कहना होगा कि वो अपने परिवार को किसी सेफ जगह ले जाए। वांगजी इन सब चीज़ों में इतना बिजी हो गया कि वो अपनी मॉर्निंग टी के लिए लेट हो गया था, पर आज उसे अपने टाइम की परवाह नहीं थी। उसे अब भी यकीन नहीं था
कि उसने अपनी पहली लाइफ में अपने अंकल की कही हुई हर एक बात को यकीन किया। उसने अपने अंकल की हर एक बात मानी, लेकिन इस लाइफ में वो सिर्फ अपने सोलमेट का साथ देगा। वो अपने सोलमेट को प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही में सभी वेंस को भी, चाहे उसे अपनी फैमिली को भी क्यों ना छोड़ना पड़े या उसे 30 कोड़े क्यों ना खाने पड़े। इस बार वो अपने सोलमेट का साथ नहीं छोड़ेगा। ये सब सोचते हुए वांगजी डाइनिंग एरिया की ओर जा रहा था। आज ये शायद उसकी ज़िंदगी में पहला दिन था जब वो अपने टाइम से लेट हुआ हो। वो जाता है और अपनी सीट में बैठ के खाने लगता है। वांगजी का आज खाने का मन नहीं था, इसीलिए उसने सिर्फ चाय डाली और उसे पीने लगा। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ उन दो आँखों को ढूंढ रही थी जिनकी आँखों में देखकर उसे सुकून मिलता है। ऐसे ही उसकी नज़र विहिंग पर पड़ती है। वो विहिंग को देखकर नोट करता है और विहिंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांगजी को उसके अंकल और ब्रदर देख रहे थे, पर वांगजी ने उन दोनों की ग्लेयर को इग्नोर किया और अपनी टी पर ध्यान दिया और साथ ही अपने सोलमेट पर। ऐसे ही लोगों ने अपना नाश्ता कंप्लीट किया। सभी वहाँ से एक के बाद एक जाने लगे। वांगजी भी जाने लगा। तभी उसका भाई उसे रोकते हुए कहता है। उसके भाई ने पूछा, वांगजी क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? वांगजी अपनी भाई की ओर देखता है और नोट करता है। विंग डाइनिंग हॉल के बाहर वांगजी का वेट कर रहा था। जैसे ही वांगजी विंग को देखता है, वो अपने ब्रदर से कहता है, भैया आप चलिए मैं आ रहा हूँ। उसके भाई ने विंग की ओर देखा और विंग को देखकर स्माइल करी और वहाँ से चले गए। सिचैन के जाने के बाद कुरैन उनके पास से गुजरे, जो विहिंग को देखकर ग्लेयर कर रहे थे। जैसे ही कुरैन जाता है, तब वांगजी विहिंग से कहता है, विहिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलने आता हूँ। विहिंग ने भी नोट किया और विहिंग कहता है, हाँ मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। इसके बाद वांगजी अपने भाई के पास चला गया। वांगजी के जाने के बाद विहिंग जैसे ही पलटा, जियान चैंग और हुई शांग उसका वेट कर रहे थे। तभी जियान चैंग उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम और सेकंड मास्टर लैन कब से इतने क्लोज आ गए हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, जब से हम यहाँ आए हैं वो तुमसे नफरत करते हैं और हमेशा तुम्हें देखकर ग्लेयर करते रहते हैं। इस बात पर वुशान ने स्माइल करते हुए कहा, लंजा मुझसे नफरत नहीं करता, न जाने तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। इस बात पर जियान चैंग ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो तुमसे नफरत करता है और ये मैं नहीं हर किसी को दिखता है। इस बात पर हुईशांग भी नोट करता है। अब विहिंग उससे कहता है, देखो जियान चैंग, लंजा मुझसे नफरत नहीं करता, हम बस उसे समझ नहीं रहे थे। सच कहूँ तो वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अब जियान चैंग कहता है, वी वुशान, क्या तुम्हारा माथा किसी दीवार से टकराया है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो तुमसे नफरत करता है। वो ही नहीं, उसके अंकल नहीं जानते हर समय तुम्हें टारगेट करते रहते हैं। यान चैंग ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं करी थी। वहिंग गुस्से में कहता है, ओहो जियान चैंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे लाइक करता है और कोई डिसलाइक। मुझे बस इतना पता है कि लंजा मुझसे नफरत नहीं करता और वो एक बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर विंग उन दोनों को स्पीचलेस छोड़ के वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर जैसे ही वांगजी अपने ब्रदर के रूम के बाहर पहुंचा, वो नॉक करता है। उसके भाई ने उसे अंदर आने को कहा। अंदर आने के बाद वांगजी अपने ब्रदर को बो करते हुए कहता है, भैया आपको मुझसे क्या बात करनी थी? लैन सिचेन ने स्माइल करी और उसे बैठने को कहा। अब लैन सिचेन कहता है, वांगजी क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अंकल ने मुझे बताया कल तुम कुछ बदला हुआ सा व्यवहार कर रहे थे। इस बात पर वांगजी ने अपनी नज़रें उठाकर कहा, मुझे कुछ भी बॉदर नहीं कर रहा है। मैं तो बस अंकल को बता रहा था कि उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं।
सिर्फ विहिंग को टारगेट करने के लिए? वांगची के जवाब को सुनते ही लैन सिचेन ने अपनी भौहें सिकुड़ ली थी। अब वो कहता है, ओह, तो तुमने ऐसा व्यवहार सिर्फ मास्टर वी के लिए किया? जानता हूँ वांगजी, अंकल विहिंग के साथ थोड़ा सख्त हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अंकल उसका बुरा चाहते हैं। तुम भी जानते हो कि अंकल को रूल्स तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं, इसीलिए वो मास्टर वी के साथ थोड़ा सख्त व्यवहार करते हैं। वांगची कहता है, मैं जानता हूँ कि विहिंग थोड़ा अलग है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बुरा है। क्या आपको नहीं लगता कि किसी को बिना जाने उसे जज करना गलत है? वांगजी और सिचेन के बीच बात बिगड़ती इससे पहले ही सिचेन कहते हैं, छोड़ो इस बात को, मैंने तुम्हें यहाँ ये बात करने के लिए नहीं बुलाया है। दरअसल कल मैं जिंगशी की ओर आ रहा था तो मैंने तुम्हारी और विहिंग की बात सुनी। तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम सेक्ट छोड़ रहे हो, क्या मतलब है इसका? मेरे समझ नहीं आया। बोलते हुए सिचेन वांगजी के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी सिचेन की आंखों में अपनी कोल्ड आइज से देखने लगा। वांगजी ने जवाब में बस इतना ही कहा, अगर ब्रदर को इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं करनी है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इतना कह के वो बो करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सिचेन समझ नहीं पा रहा था कि उसका भाई ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। हंसी से निकलने के बाद वो सीधे विहिंग के पास गया था। विहिंग एक बड़े से पेड़ के नीचे उसकी छांव में लेटा हुआ था। जैसे ही वांगजी विहिंग को देखता है तो वो प्यार से विहिंग का नाम लेते हुए कहता है, विहिंग। जी को देखते ही विहिंग के फेस में स्माइल आ गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, लंजा, आओ बैठो। वांगजी के बैठने के बाद विहिंग उससे पूछता है, तो क्या कहा तुम्हारे ब्रदर ने? वांगजी ने अपने कोल्ड फेस के साथ कहा, कुछ खास नहीं, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए यहाँ से चलो। इतना कह के वो दोनों जिंगशी की ओर चले जाते हैं। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर हुए, वांगजी ने बाहर साइलेंस स्पेल लगा दी, जिससे कोई भी उनकी बात ना सुन सके। ये सब देखकर विहिंग के फेस पर एक क्वेश्चन लुक था। तभी वांगजी ने उसे बताया कि कल उन दोनों की बात सिचेन ने सुन ली थी। बात पर विहिंग सिर्फ ओ का साउंड निकालता है। अब वो दोनों टेबल में बैठे हुए थे। विहिंग ने वांगजी से कहा, लिंजा, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन के जवाब चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम ऑनेस्टली जवाब दो। इस बात पर वांगजी नोट करता है। विहिंग उससे पूछता है, क्या तुम मर चुके हो? पर कैसे? इस बात पर वांगची ने उसे जवाब दिया, जब मैं तुम्हें केव से लेके आया था तो मेरे अंकल और हमारे 33 एल्डर्स चाहते थे कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया और उनसे फाइट करी। मैंने लगभग सभी एल्डर्स को जख्मी किया था, इसीलिए उन्होंने मुझे पनिश किया और 33 कोड़े मारे, जिससे मेरी पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गई थी। मैं जिंगशी में था तब भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारी डेथ हो गई है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता था और ना मैं जीना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी गोल्डन कोर को सील कर दिया और उन घाव ने मेरी जान ले ली। ये सुनते हुए विहिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। अब लंजा कहता है, मैं अपने सोलमेट के बिना नहीं रह सकता। हमारी पहली लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर मैं तुम्हें इस बार प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बात को सुनकर विहिंग अपनी जगह से खड़ा होता है और वांगजी के पास जाके बैठ जाता है। उसने वांगजी का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, लंजा, मुझे नहीं पता कि केव में क्या हुआ था, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम जख्मी हो गए और तुम्हें 33 कोड़े खाने पड़े। मैं सच में तुम्हें डिज़र्व नहीं करता लंजा, पर यकीन मानो, मैं इस बार तुम्हारा साथ दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। मैं भी हमेशा अपने सोलमेट के साथ रहना चाहता हूँ। इस बात पर लंजा नोट करता है। विहिंग की आंखों में आंसू थे, एक सुकून के आंसू। कुछ देर वो दोनों ऐसे ही साइलेंट बैठे रहे।
देर बाद विहिंग कहता है, तो हम आगे क्या करने वाले हैं? हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अब वांगची कहता है, हमें सबसे पहले इन आयरन और कोल्ड स्प्रिंग का कुछ करना होगा। उसके बाद हमें वैनकिंग से बात करनी होगी। इस बात पर विहिंग थोड़ा सोचता है और कहता है, हम इन आयरन को ब्यूरियन माउंट्स में छुपा सकते हैं। विहिंग कहता है, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी बांसुरी की ज़रूरत होगी, जो मुझे ब्यूरियन माउंट में जाकर बनानी होगी। तब वांगजी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। विहिंग नोट करता है। वांगजी कहता है, जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें वेंस के लिए और हमारे लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी, जहाँ कोई भी उन्हें और हमें परेशान ना करे। इस बात पर विहिंग उससे पूछता है, लंजा, क्या तुम्हारे पास पहले से ही कोई प्लान है? इस बात पर वांगजी ने कहा, एक प्रॉपर प्लान तो नहीं, पर हाँ, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, कहीं ऐसी जगह जहाँ लोग मेरी हर एक हरकत पर नज़र ना रखें। विहिंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, मैं भी इस लाइफ में बस हैप्पी रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। विहिंग कहता है, तो चलो इन आयरन को लेके आते हैं। तभी वांगची ने कहा, विहिंग, हम टाइमलाइन को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से हर एक कदम रखना होगा। बात पर विहिंग भी हामी भरता है। वो कहता है, तुम सही कह रहे हो लंजा, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमें क्या बदलना है और क्या नहीं। वांगजी भी नोट करता है। अब वहाँ से उठने के बाद वो दोनों सीधे कोल्ड स्प्रिंग की ओर गए थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।